बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के नेता मलूक नगर ने सभी देशवासियों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए और सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि देश की राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को राजनीति का विषय न बनाएं, बल्कि एकजुट होकर विरोध दर्ज करें। एपी नेताओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए मलूक नगर ने कहा कि प्रदूषण की समस्या वास्तविक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी पार्टी किसी की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाए या उन्हें ठेस पहुंचाए। उन्होंने कहा कि ये किसी को अधिकार नहीं है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि की जा रही है। देखिए, हमारे सब देशवासियों को बिल्कुल इस पे एक मत रखना चाहिए, बहुत जबरदस्त विरोध प्रकट करना चाहिए, नाराजगी जतानी चाहिए। सरकार भी बहुत संवेदनशील है, इस मुद्दे पे ध्यान रखे हुए है, पूरे वर्ल्ड के स्तर पे पूरा दबाव बना करके समय आने पे सब चीजें ठीक की जाएंगी। पर जो हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पे राजनीति ना करें, उन सबको इकट्ठे एक होकर के हमको विरोध दर्ज कराना चाहिए। मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली में, क्या कहना है आपका? देखो, हमने माना कि दिल्ली में पॉल्यूशन है और लंबे 20 साल से बहुत जबरदस्त समस्या है और सरकार इसमें दबादब कदम उठा रही है और इसमें काफी सुधार भी हो रहा है। पर यह सच है कि पॉल्यूशन की समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी भी धर्म के जो उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनको अगर सड़क पे बिठा के लिटा के बेहोश हो गए और उनका मजाक उड़ाए और उनकी धार्मिक भावनाओं का, जितने भी ईसाई धर्म के लोग हमारे देश में उसे चोट पहुंचे, वो टेलीविजनों पर खबर चल रही है, तो किसी को भी ये हक नहीं है और कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख तरीक रहमान 17 साल बाद ढाका लौट आए हैं। वे इतने वर्षों से लंदन में निर्वासन के बाद रह रहे थे और उन्हें लगातार बांग्लादेश सरकार की ओर से वापसी की अनुमति नहीं मिल रही थी। भारत की पूर्व राजदूत वीला सिकरी ने कहा कि जब तरीक रहमान अपनी मां की तबीयत खराब होने पर पहले लौटना चाहते थे, तब भी सरकार ने शर्त रखी थी कि उन्हें 1 टाइम ट्रैवल पास लेना होगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार उनके आगमन को नियंत्रित कर रही थी। अब उन्हें यात्रा पास मिल गया है और वे बांग्लादेश में हैं। वींगा सिकरी के अनुसार तरीक रहमान की वापसी से बीएनपी की लोकप्रियता में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि वे लंबे समय बाद जनता के बीच आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमाते इस्लामी इस समय बीएनपी के पक्ष में नहीं है। हालांकि पहले वे उसके सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब जमाते इस्लामी अन्य इस्लामिस्ट पार्टियों के साथ गठजोड़ करने की ओर अधिक झुकाव दिखा रही है। You must understand that Tariq Rahman has been in exile in London for 17 years and he's now returning after 17 years. All this while he was not allowed from, if you take the regime change operation of July, August last year, then he was not allowed by the regime to come back. For all this time, even now, when he wanted to come back a little earlier because his mother was so ill and then she was in Dhaka, they were unable to take her to London because of her very, very poor health. So even then, the regime said that, Yunus regime said that if he wants, he can ask for a one-time travel pass, which means that they were controlling his arrivals. So now they have given him the travel pass and he has arrived today back in Bangladesh. Certainly, I think there will be a huge surge in popularity for the BNP because he's returning after 17 years. His mother is very, very ill. So there will be a huge surge in popularity. But there is a question that the Jamaat-e-Islami, which is the controlling power in Bangladesh today, they are controlling Mohammed Yunus and the entire interim regime. The Jamaat-e-Islami does not very much favor the BNP right now. They have earlier been in alliance with the BNP 2001-2006. But right now, for the last 15 to 18 months, they're showing a preference for bringing together the other Islamist parties. And they have declared that they want a Khalifa, they want a caliphate, they want Sharia law in Bangladesh. They have shown no interest in teaming up with
with BNP. So that is one issue that we have to look at to see whether the Jamaat-e-Islami at all is going to be welcoming. The second thing is that I think the BNP itself has actually suffered a lot. Last year, maybe when the regime change happened, they would have enjoyed the maximum popularity after the Awami League, but then Awami League Sheikh Hasina left the country. But in the last 15-18 months, the BNP has been, their cadre has been doing a lot of extortion, taking money from the people, any tender, any job, they've been responsible for all this extortionism that at one time they used to accuse Sheikh Hasina's party of doing, but then they're doing exactly the same thing. So I think at a popular level, when it comes to grass tax, after this huge surge of popularity falls off, they will remember the same thing, that there was all this extortion and so on which was going on. And the BNP also, we must remember, is not a very cadre-based party. It is not a cadre-based party. They have some organization in the urban areas and perhaps some semi-urban areas, but in rural areas they have no organization. They have always been using the Jamaat-e-Islami cadre for their popularity, for their vote getting. So they've been sharing seats with Jamaat-e-Islami. But now, if Jamaat-e-Islami and BNP are not going to fight together and they're going to be separate, there will be a big question about the vote for BNP at the rural level. There will be a big question. So I don't think it can be so easy. Thirdly, and I think this is the most important point, the BNP itself is split. There is a moderate faction of the BNP and there is a pro-Jamaat faction of the BNP. Actually, today, it is the pro-Jamaat faction of the BNP that has full control. And even if you see the organization now that he's coming back and people are making statements and who is controlling his program, it is the pro-Jamaat faction. People like Salahuddin Ahmad and others who have been making all the statements. He is the head of the pro-Jamaat faction of the BNP. So in that sense, there's not much to distinguish between the pro-Jamaat faction of the BNP and the Jamaat-e-Islami itself. So I think for all these reasons, I think there is a lot of question marks about the return of Tariq Rahman. I mean, in terms of what it will mean for that, and whether it will mean the election going ahead as scheduled in the next 6 to 8 weeks. I really don't know whether because that again he will need more time. So I think from India's point of view, the question has to remain to insist on inclusive elections. Free, fair and inclusive elections and participatory elections. That's the only credible election you'll get. Without that, this uncertainty, instability will continue. Actually, in the beginning, in May of this year, when Yunus regime had banned the Awami League activities, at that time the liberal faction of the BNP had spoken in favor of Awami League, and they said, no, we want participatory elections. And even in a survey done recently by Prathamalu, published on 9th of December, they said the same thing, that the majority, 70% of the people of Bangladesh want Awami League to participate. Not that they will vote for them, but they want Awami League to participate. They want participatory elections. They want credible elections. मीडिएशन अवेयरनेस वॉकथॉन के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आज के कार्यक्रम के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, वॉकथॉन के माध्यम से जनता के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएशन के महत्व का संदेश फैलाना। दूसरा, सम्मेलन में मध्यस्थता से जुड़े मुद्दों और जटिलताओं पर विस्तार से चर्चा करना। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय व्यवस्था में बढ़ते मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण उपकरण है और लोगों को इसके बारे में और अधिक जागरूक होना चाहिए। Today's program is important or vital for the... See, basically there are 2 components in today's program. One is that this walkathon. This was only to convey. ये लोगों को एक बताने की बात होती है, एक मूवमेंट है जिसको आप आम जनता में उसको पहुंचाना चाहते हैं, एक संदेश है ये। दूसरा, हम इसके इश्यूज को, मीडिएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को, उनको सभी को डिस्कस करेंगे नाउ इन द कॉन्फ्रेंस। सो दे नाउ फॉर्मल कॉन्फ्रेंस विल स्टार्ट। सो विल हैव द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स आर देयर. They will tell us that how useful and what can be the impediments in the matter of even mediation, and we will try to resolve them. मीडिएशन अवेयरनेस वॉकथॉन के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आज के कार्यक्रम के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं।
पहला, वॉकथॉन के माध्यम से जनता के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएशन के महत्व का संदेश फैलाना। दूसरा, सम्मेलन में मध्यस्थता से जुड़े मुद्दों और जटिलताओं पर विस्तार से चर्चा करना। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय व्यवस्था में बढ़ते मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण उपकरण है और लोगों को इसके बारे में और अधिक जागरूक होना चाहिए। आप नेताओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के प्रतीक उनका मजाक उड़ाता है या धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में एक निश्चित स्तर की गरिमा और आचरण बनाए रखना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब कानून अपना काम करेगा। कि किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा और आचरण का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप इररेलेवेंस हो गए हैं, आपको कोई महत्व नहीं देता और अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए आप इस तरह की नौटंकी करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बचकानी हरकतों से बचा जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने धार्मिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, क्या हम चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश जैसा बने, जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं? क्या हम यहाँ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे? हम किस तरह का भारत चाहते हैं? उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपने त्योहारों को मनाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन प्रोवोकेटिव गीतों के साथ किसी मस्जिद के बाहर हनुमान जयंती पर नृत्य करने की क्या आवश्यकता है? खेड़ा ने कहा कि वे स्वयं दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन जब ये क्रिसमस जैसा पर्व हो तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पाठ कर किसी को क्या संदेश देना है? पवन खेड़ा ने जोर देकर कहा कि धर्म की आड़ में दूसरों के धार्मिक स्थानों और भावनाओं का अपमान करना न तो मेरा धर्म हो सकता है, न ही मेरा देश और न ही हमारी सभ्यता। और आपने कहा जो खासकर बीजेपी के संदर्भ में है कि ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, भड़काऊ गाने बजाते हैं, क्रिसमस पर चर्च जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सांता क्लॉज का टोपी खींचते हैं और जहरीला वातावरण देश में बनाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दौर में बांग्लादेश में जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर एक उग्र। तो हम क्या चाहते हैं कि भारत क्या बांग्लादेश जैसा हो जाए? क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो हम भी यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। किस तरह का भारत चाहते हैं? ये आरएसएस का क्या सपना था कि जिन्ना का सपना जिन्ना तो पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान में, हम यहां पूरा कर दें? क्या मतलब है ये? आप अपने त्योहार मनाइए, अच्छी तरह मनाइए, हम मनाते थे। हनुमान जयंती पे मस्जिद के बाहर जाके नाचने की क्या जरूरत है, उकसाने वाले गाने बजाकर? हनुमान चालीसा पढ़िए, आप अच्छी तरह पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, दिन में 2 बार पढ़ता हूं। लेकिन क्रिसमस है तो आप उनकी चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ के उनको क्या आप साबित करना चाहते हैं? ये मेरा धर्म हो ही नहीं सकता, ना ये मेरा देश है, ना मेरी ये सभ्यता है। आपको मालूम है ये स्वामी विवेकानंद, इनकी फोटो यहां लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद 25 दिसंबर को जीशु पर्व मनाते थे, धूमधाम से मनाते थे। आज भी रामकृष्ण मिशन पूरे दुनिया में विवेकानंद जी की याद में यही पर्व मनाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जो दुनिया भर में भारत की पहचान है, वो इंडिया की डाइवर्सिटी को लेकर है, अनेकता में एकता को लेकर है, अनेक संस्कृति, अनेक मजहब वाले देश के तौर पर है। लेकिन सत्ताधारी दल और सीधे जो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या उस तरह की घटनाएं? भाई ये तो 1 नेशन 1 ड्रेस, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 रिलीजन, ये क्या मजाक है भाई? इस देश में सदैव अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं। आप सब कुछ थोपना क्यों चाहते हो? आपको क्या इतनी आपको असुरक्षा क्यों है कि सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं? क्या है ये? लेकिन सर जो कुछ पर कई सवाल भारत में भी उठ रहे हैं अल्पसंख्यक। सवाल तो हम तो उठाएंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास तो ये नैतिक बल है उठाने का, इनके पास क्या है? ये कौन होते हैं सवाल उठाने वाले साहब? हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उस पर भी आवाज उठाते हैं, भारत के मुसलमानों पर या ईसाइयों पर अत्याचार होंगे उस पर भी आवाज उठाएंगे। दूसरा सर, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत की दीवार के बारे में नहीं है।
जीएसटी संग्रह पर पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 2017 में एक देश एक कर की सिद्धांत पर जीएसटी लागू हुआ था। उन्होंने बताया कि 2017 से 2022 तक कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में कुल 1,12,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ, जबकि हमारी सरकार ने मात्र 2.5 से 3 साल में 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी राजस्व जुटाया है। चीमा ने कहा कि हमारी वार्षिक राजस्व वृद्धि दर कभी भी 11% से नीचे नहीं गई और राष्ट्रीय स्तर पर ये दर लगभग 7% है। उन्होंने बताया कि 2022 में एएमपी सरकार के सत्ता में आने के बाद ईमानदारी और दक्षता के साथ जीएसटी प्रशासन को मजबूत किया गया, जिसमें शामिल है टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना, आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग कर 9 मॉड्यूल खरीदकर विभाग में लागू करना, बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत, जिसे उपभोक्ताओं को बिल लेने और रखने के लिए प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब में पिछले 3 वर्षों से उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज राजस्व में भी लगातार 10% से अधिक वृद्धि हो रही है। उसके बारे में बताइए और क्या क्या ज्यादा इसमें राइज हुआ है। देखिए, जीएसटी जो है 2017 में देश भर में लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स की धुरी पे, और पिछले 5 साल 2017 से लेकर 22 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पूरे 5 साल में उन्होंने 1,12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया। पर लेकिन हमारी सरकार ने ये 3.5 साल में अभी तक 1,16,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर लिया। यानी कि हम एनुअली 11% से कभी भी हमारा रेवेन्यू कम नहीं हुआ। 11% से हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। 11% से ऊपर हमारा ग्रोथ चल रहा है। जबकि नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे 7% पे ग्रोथ चल रहा है, तो पंजाब बिल्कुल आगे है। लास्ट नवंबर मंथ की बात करें तो 16% का ग्रोथ, 16% का ग्रोथ जो है वो अकेले जीएसटी में आया है। क्योंकि हमने जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में 2022 में, तब से लेके हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। जहां जहां भी लीकेज थी रेवेन्यू की उसको खत्म किया, प्लग किया, उसको खत्म किया। टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की हमने स्थापना की। आईआईटी हैदराबाद से हमने इकरार किया, 9 मॉड्यूल वहां से परचेज किया, उनको डिपार्टमेंट में लागू किया। इसके अलावा हमने सीपू एक यूनिट की स्थापना की। बहुत सारे तमाम काम हमने जो डिपार्टमेंट में किए, जिसके साथ हमारा रेवेन्यू जीएसटी का बढ़ा। बिल लाओ इनाम पाओ की नई स्कीम लाई कि लोगों को बिल लेने की आदत डालने का काम भी पंजाब सरकार ने किया। तो लगातार जीएसटी का रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल बहुत बढ़ रहा है, इन 3 साल में बहुत बढ़ा है। ऐसे ही जब एक्साइज की बात करें तो लगातार हमारा 10% से ऊपर का रेवेन्यू जो है 3 साल में लगातार बढ़ रहा है। और जब हम आए थे तो तब उस साल हमारा कांग्रेस पार्टी जब थी पंजाब में तो 6,000 करोड़ रुपए का एनुअली एक्साइज में आता था, कलेक्शन 6,000 करोड़ रुपए का होता था। तो अब वो 11,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है इस साल का, जो हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में किया। ऐसे इसी तरीके से स्टैंप और रजिस्ट्रेशन की बात करें, वहां पे 13% की ग्रोथ जो है अब भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में आ रही। पहले इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं था। तो कहने का भाव, लगातार जो हमारी पंजाब की इकोनॉमी है उसको सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार काम कर रही है। सर, साथ ही अभी आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।